तो क्या हाल है सब लोगों के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, या इसको आप इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट का, क्या इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इसके अंदर आता क्या क्या है, क्या इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं अगर आप ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, और कैसे आप ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट से देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। हमारी इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर पूरी एक सीरीज़ आ रखी है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एप्पल के बारे में सब नहीं सुना होगा, एप्पल के आईफोन्स आप में से बहुत लोगों के पास होंगे। आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है कि एप्पल डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट प्राइसेस रखता है अपने आईफोन के? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों करता है एप्पल? नहीं सोचा तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट प्राइसिंग करने का एक उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी होता है एप्पल का, जो इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। सबसे पहला है लोकल इकोनॉमिक कंडीशन, कि वहाँ के जो लोग हैं उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, कितना इनकम है उसके पास जो वो खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और जो जिस कंट्री में वो एप्पल अपना आईफोन सेल कर रहा है उस कंट्री की इन्फ्लेशन रेट्स कितनी है, उस कंट्री में महंगाई कितनी है ना। और सेकंड फैक्टर हो सकता है परचेजिंग पावर एंड इनकम लेवल्स, कि लोग कितना खरीद सकते हैं, कि उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। इंस्टॉलमेंट जो आप देखते हो इंडिया में, ईएमआई फैसिलिटी कितनी भरपूर अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ के लोग भैया ईएमआई पे लेने पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि भैया चलो ईएमआई बनवा लेते हैं, देते रहेंगे। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है वो सब भी हो सकता है। कंपैटिटिव लैंडस्केप क्या है, एंड्रॉयड डिवाइसेस जहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं जिस कंट्री में, उस कंट्री में एप्पल कम रखेगा प्राइसेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो एप्पल की तरफ या वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और एक सबसे बड़ा रीज़न होता है टैक्स एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़, कि किसी कंट्री में टैक्स ज़्यादा होता है, किसी कंट्री में कम होता है। जैसे कि आपने पिक्चर में देखा होगा, इंडिया में सबसे महंगा है आईफोन इस टाइम पे, यूएसए में सस्ता है। तो इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि यूएसए के जो कस्टमर्स हैं ना, उनको ये बिलीव दिलाना कि आईफोन उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, कि उनके ऐसे डेली यूसेज में लाना, इसलिए वहाँ पे सस्ता है आईफोन, और वहाँ पे टैक्स कम लगता है यूएस में आईफोन्स के ऊपर। ठीक है, वहाँ पे वैट वगैरह नहीं होता है आईफोन्स पे, तो इस वजह से वहाँ पे सस्ता होता है कंपैरेटिवली आईफोन जो है। ठीक है, ये हो गया भैया आपका ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कि आप प्राइसेस कैसे सेट करते हो डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट के। आपको डिफरेंट प्राइसेस सेट करने पड़ेंगे, और जो प्राइसिंग होता है वो भी एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की तो आप प्राइसिंग सेट भी उसी के अंदर कर रहे हो। तो यही होता है कि आप ग्लोबल लेवल पे कैसे अपना मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करोगे, उसे ही बोलते हैं ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट। आइए लिखने वाली टर्म में हम पढ़ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेट किसे बोला जाता है। Global marketing management refers to the process of planning, executing and overseeing marketing strategies on a global scale। ठीक है, जो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होंगी, जैसे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, प्रमोशन स्ट्रैटेजी, उसको कैसे आप प्लान करोगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे और कैसे मॉनिटर करोगे, मेक श्योर करोगे कि वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही हैं ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, एक कंट्री में नहीं, एक कंट्री से ज़्यादा में कैसे आप उस चीज़ को करोगे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को, उसको बोलते हैं ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट। और क्या लिखा गया है, इट इन्वॉल्व्स अडेप्टिंग मार्केटिंग टैक्टिक्स टू सूट डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स व्हाइल मेंटेनिंग अ कोहेसिव ब्रांड आइडेंटिटी। अपनी जो भी आपकी ब्रांड है उसके आइडेंटिटी बनाते हुए आपको चलना है, और आपको मेक श्योर करना है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जहाँ पे आपका ब्रांड है, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वहाँ के हिसाब से आप अपनी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मेरा इंडिया में प्रोडक्ट बनता है, लेकिन मैं यूएस में भी बेचता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी बेचता हूँ, यूरोप में भी बेचता हूँ, तो हर एक कंट्री के हिसाब से मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट एनकम्पासेस मार्केट रिसर्च, product adaptation, promotion, pricing, and distribution strategies tailored to meet the diverse needs and preferences of customers in various countries। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, आपका मार्केट रिसर्च आ सकता है कि भैया मेरे को डिफरेंट कंट्रीज़ की जो भी मार्केट है उनकी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट अडेप्टेशन की, लोग कितना अडेप्ट करने के लिए तैयार हैं, उनको मेक श्योर करना कि मैं अपना प्रोडक्ट उनको ऐसे कम से कम यूज़ तो करा ही दूँ। अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, प्राइसिंग सेट करना, जैसे कि हमने एप्पल का देखा था।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज करना कि किस चैनल से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कहाँ कहाँ पे आपका प्रोडक्ट होना चाहिए अवेलेबिलिटी के हिसाब से। आपकी जो डिफरेंट कंट्रीज़ में कस्टमर्स हैं उनकी अलग अलग नीड्स हो सकती हैं, तो उनकी नीड्स के हिसाब से अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ही ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। अब ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या आता है? सबसे पहला आता है भैया मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस। आप क्या करोगे? डेटा एनालाइज करोगे, डेटा गैदर करोगे, जो भी आपके पोटेंशियल मार्केट्स हैं। जैसे कि डेटा किससे रिलेटेड हो सकता है? जैसे कि मान लो मेरा मार्केट यूएस में भी है, मेरा मार्केट ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो मेरी यूएस के कस्टमर्स का कल्चर क्या है, यूएस की इकोनॉमी कैसी है, यूएस में पॉलिटिकल या गवर्नमेंट एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, यूएस में मेरे प्रोडक्ट के कितने सारे कंपेटिटर्स हैं, है ना। ये सब आप क्या कर रहे हो? मार्केट रिसर्च कर रहे हो। उसके हिसाब से ही तो अपनी मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ करोगे या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाओगे आप। ठीक है। और इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? बहुत फेमस एक टर्म है पेस्टल, PESTEL। ठीक है। पेस्टल एनालिसिस करके होता है और एक स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट तो आप सबने सुना होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। और पेस्टल की फॉर्म होती है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स। ठीक है। ये बेसिकली आप एनवायरनमेंट को जानने के लिए यूज़ करते हो कि आपके इर्द गिर्द चल क्या रहा है, ताकि उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप बना सको। सेकंड एक बहुत फेमस टर्म है STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हो तो इससे तो रूबरू हो ही जाओ, अगर नहीं हो तो अभी हो जाओ। ठीक है। इसमें 3 वर्ड्स मैंने यूज़ किए, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन का मतलब हो गया कि आप ये मेक श्योर करो कि किस मार्केट में आपको जाना है। ठीक है। आपने मान लो यूएस का मार्केट को डिवाइड कर दिया कि भैया यूएस के मार्केट में मेरे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, एज के हिसाब से कर दिया, कस्टमर बेस के हिसाब से कर दिया, उनके परचेजिंग पावर के हिसाब से कर दिया। डिवाइड करना बेसिकली मार्केट को, कि डिफरेंट मार्केट को अगर आप डिवाइड करते हो तो अपनी स्ट्रैटेजी आप उस हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो या पर्सनलाइज कर सकते हो उस मार्केट के हिसाब से। सेकंड होता है टारगेटिंग। टारगेटिंग का मतलब हो गया कि जो भी आपने सेगमेंट्स बनाए थे उसमें से जो मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट है उसको टारगेट करना, कि अब टारगेट करोगे कि भैया किसके लिए मेरे को मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करनी है परफॉर्म। फिर आता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग में हो गया जो भी आपका टारगेट मार्केट है, जिसको भी आप सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनके दिमाग में अपना प्रोडक्ट या अपने ब्रांड को पोजीशन करना कहलाता है पोजीशनिंग। ठीक है। फिर आता है प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। आप 2 तरीके की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी कर सकते हो, या तो आप प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो या स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब हो गया, मान लो मैं इंडिया में प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मेरा यूएस में भी सेम प्रोडक्ट जाएगा, मेरा ऑस्ट्रेलिया में भी सेम प्रोडक्ट जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। उसको आप बोल देते हो स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में आता है ये। और उसके बाद आपका कस्टमाइजेशन हो सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है या कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन मतलब जिस भी आप कंट्री में जा रहे हो वहाँ के हिसाब से अपना प्रोडक्ट चेंज करो, उसको भी आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोल सकते हो या मार्केटिंग मैनेजमेंट बोल सकते हो। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मैकडॉनल्ड्स है। जिस भी कंट्री में जाता है, जैसे इंडिया में अगर आ गया तो मैक स्पाइसी पनीर ले आया, मैक आलू टिक्की ले आया, है ना, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा है। तो जिस भी कंट्री में जाओ वहाँ के हिसाब से अपना प्रोडक्ट आपको ऑल्टर करना है कि नहीं करना है, वो भी एक स्ट्रैटेजी होती है। फोर्थ होती है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जैसे कि हमने एप्पल वाला देखा था कि आपको परचेजिंग पावर, कंपटीशन, कॉस्ट, इकोनॉमिक कंडीशन, इनके बेसिस पे अपनी प्राइसिंग सेट करनी पड़ती है। फिफ्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, प्लेस जिसे बोलते हैं, जो इसका 3rd P होता है मार्केटिंग का, प्लेस, कि आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या आपके चैनल्स रहेंगे जिसके ज़रिए आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे या कस्टमर्स के पास पहुंचाओगे। अब खुद तो चले नहीं जाओगे आप कस्टमर्स के पास, ठीक है, कि यूएस में कस्टमर है तो यूएस के हर एक घर में जाके बोलोगे हाँ भैया हमारा प्रोडक्ट ले लो, नहीं। आपको एक चैनल देखना पड़ेगा, आपको एक लॉजिस्टिक्स चेन बनानी पड़ेगी, सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी, जिसके ज़रिए आप कस्टमर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाओगे। ठीक है। 6th होता है प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। अब एक बार कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट पहुंच गया या नहीं भी पहुंचा, मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई इस ज़रिए से हम प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, तो एडवर्टाइजिंग भी तो करनी पड़ेगी आपको, पब्लिक रिलेशन बनाने पड़ेंगे, सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, जिसके ज़रिए कस्टमर्स आपके ब्रांड के बारे में जाने और आपके ब्रांड को मतलब ट्राई करने के लिए उत्तेजित हो। 7th होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब अपना एक ब्रांड नेम भी तो होना चाहिए आपका, जो सब लोग आपको कैसे पहचानेंगे। आपका एक नाम होना चाहिए, आपका एक टैगलाइन होना चाहिए, है ना। और बस टैगलाइन ऐसे हवा में नहीं रखनी चाहिए कभी भी, या नाम हवा में नहीं रखना चाहिए ब्रांड का। तो जो ब्रांडिंग कैसे करोगे, क्या नाम रखोगे, वो भी सारा आपका ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट में ही आता है। 8th होता है सेल्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि आपको पर्सनल सेलिंग करनी है, डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, या ऑनलाइन अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है, करना कैसे है आपको सेलिंग,
ठीक है। सेलिंग कैसे करनी है, फिर आपको कस्टमर्स के साथ जो भी इंटरेक्शन बनाना है, कस्टमर का डेटा सेव करके रखना है, अपनी कस्टमर सर्विस कैसी प्रोवाइड करनी है ताकि कस्टमर्स आपसे नाराज़ होकर ना जाए। कस्टमर्स को कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो आपके पास आए, क्वेश्चंस का आंसर लें और प्रोडक्ट को ख़रीद लें आराम से। और 9th होता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आ गया कि आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल एडवर्टाइजिंग के ज़रिए अपने आप को प्रमोट करना है, SEO करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है। कि आप गूगल पे अगर कोई कुछ भी लिखे ना, जैसे मान लो आप वाटर प्रूफिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो अगर US का कस्टमर भी गूगल पे लिखेंगे ना वाटर प्रूफिंग, बेस्ट वाटर प्रूफिंग डीलर्स ऐसे कुछ करके लिखें, तो सबसे पहले या दूसरे नंबर पे आपका आ जाए, तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। तो कंफ्यूज मत होना, ये 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी याद कर लोगे ना, ऐसे 5-6 भी याद कर लोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। ये पॉइंट्स ये बताते हैं कि ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता क्या क्या है। अब इन पॉइंट्स को आप कंपोनेंट्स में लिखो, स्कोप में लिखो, स्ट्रैटेजीज में लिखो, कहीं पे भी आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या फ़ायदा होता है ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट करने का। सबसे पहला होता है एक्सपेंडेड मार्केट रिसर्च। जो भी आपकी मार्केट रिसर्च है उसको एक्सपेंड करने के लिए या नए मार्केट में जाने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर देगा, जहाँ पे आपको नए नए कस्टमर्स मिलेंगे, जो भी आपकी सेल्स होंगी वो बढ़ने के चांसेस होंगे, जो भी आपका रेवेन्यू होगा वो बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है, अगर आप ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट पे अच्छे से ध्यान दोगे तो। सेकेंड होता है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है कि आप अपना जो प्रोडक्शन लेवल है ना, जो मान लो आप आज आप 100 चीज़ें बनाते हो, कल को आप 200 या 500 चीज़ें बनाने लग गए, तो आपको जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो आपका खर्चा लग रहा है वो चीज़ें बनाने का, वो कम होता रहेगा जैसे जैसे आप ज़्यादा चीज़ें बनाओगे, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे आपको ऑब्वियसली फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो अगर आप ग्लोबल स्केल पे ऑपरेट करते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छा करते हो, तो आपकी सेल ज़्यादा होगी, इन रिटर्न आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, ठीक है। थर्ड होता है डाइवर्सिफाइड रिस्क। अगर आप ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हो या ग्लोबल मार्केटिंग करते हो, तो आपका जो सिंगल मार्केट से रिलेटेड जो भी रिस्क होगा वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। डाइवर्सिफाई का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो एक कंट्री में आपका या एक रीजन में बहुत ज़्यादा डाउन टर्न्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लॉप चल रही है एक कंट्री, तो आप दूसरी कंट्री के बेसिस पे आराम से बिजनेस कर सकते हो। तो वहाँ पे ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट जब तक आप नहीं करोगे, लोगों के दिमाग में अपनी पोजीशन नहीं बनाओगे, आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट होता है। फोर्थ होता है इन्हांस्ड ब्रांड रिकॉग्निशन। अब अगर आप ग्लोबल प्रेजेंस बनाओगे अपनी, तो लोगों के दिमाग में आपके ब्रांड के प्रति विजिबिलिटी बनेगी, रिकॉग्निशन बनेगा, ठीक है, जिससे आपकी जो ब्रांड इमेज है, ये कस्टमर लॉयल्टी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और अगर आप ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हो, तो लोगों के दिमाग तक पहुंच रहे हो, आप अपना ब्रांड पहुंचा रहे हो अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उसके ज़रिए क्या होगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी लोग हैं वो काम करने की भी सोचेंगे कि भैया ये कंपनी तो बहुत फेमस है, चलो इसमें ट्राई करते हैं, अप्लाई करके इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो अच्छे अच्छे लोग आएंगे आपकी कंपनी में, अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी, और जिसके ज़रिए, क्योंकि लोग ही तो काम करते हैं आपकी कंपनी में, आप खुद थोड़ा ना सारा काम करते हो, तो जिसके ज़रिए क्या होगा ना, आपकी ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये कुछ 5 बेनिफिट्स होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट या ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट के। अभी देखते हैं हाउ टू प्लान ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट। करे कैसे ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट? कुछ नया नहीं है इस स्लाइड में, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ना वही है सारा, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिल्कुल चिल होके देखो। आप ये स्ट्रेस मत डालो कि कैसे याद होगा कैसे नहीं होगा, आप बस सुनते जाओगे ना, तो ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बैठ जाएंगी ऑटोमेटिकली। सबसे पहला होता है कैसे प्लान करें ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट में। मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस कर लो, जो मैंने 2 टेक्निक्स बताई थी, पेस्टल एनालिसिस कर लो, स्वॉट एनालिसिस कर लो, ठीक है। उसके ज़रिए आपको क्या पता चल जाएगा कि आपको कल्चरल प्रेफरेंस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, कौन कौन कंपैटिटर्स हैं मार्केट में, उन सब की नॉलेज हो जाएगी कि मार्केट में है क्या क्या एक्चुअल में, ठीक है। मार्केट की नॉलेज आपको, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल जाएंगी यहाँ से। सेकंड करो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, कि जो भी आप मार्केटिंग कैंपेन बनाने वाले हो ग्लोबल स्केल पे, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या अचीव क्या करना चाहते हो आप उससे। क्या आप मार्केट कैप्चर करना चाहते हो, अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हो, करना क्या चाहते हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्लियर ऑब्जेक्टिव्स या मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स आपको सेट करने पड़ेंगे इस वाले स्टेज पे। थर्ड होगा अडेप्टेशन या स्टैंडर्डाइजेशन। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो भी बना रहे हो, वो तो या तो आप अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाओगे कि यूएस के मार्केट के हिसाब से अलग होगी, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से अलग हो गई, यूरोप के हिसाब से अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई,
या तो एक सिंगल स्ट्रैटेजी बनाओगे और उसको हर एक मार्केट में यूज़ करोगे। तो अगर आप सिंगल स्ट्रैटेजी बनाते हो उसको आप स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हो। अगर आप लोकल प्रेफरेंस को अडेप्ट करते हो तो आप उसको अडेप्टेशन बोलते हो। ठीक है, तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आपको कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो लोकल नीड्स को या प्रेफरेंस को मीट कर सकें। ठीक है, कि आपको फीचर्स कैसे रखने हैं प्रोडक्ट्स के, साइज़ क्या रखना है, पैकेजिंग कैसी रखनी है। ठीक है, या आपको पूरा ही नया प्रोडक्ट लेके आना है। मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाता हूँ इंडिया में। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यूएस में भी मैं सेम सॉफ्ट ड्रिंक लेके जाऊँ, थोड़ा सा चेंज कर दूँ माइनर सा। तो यूएस के कस्टमर्स के हिसाब से मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। क्या वहाँ के कस्टमर्स को ज़्यादा मीठा पसंद है तो मैं उसमें शुगर ऐड कर सकता हूँ, ये बाकी सारी चीज़ें क्या क्या पसंद है। अगर बिल्कुल ही अलग है वहाँ के कस्टमर्स तो मैं अपना पूरा ही अलग से एक सॉफ्ट ड्रिंक लेके जाऊँगा यूएस के मार्केट में। इंडिया का तो मेरा चल ही रहा है जो चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में आता है वो सब कुछ। फिफ्थ होता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैंने बताया था कि उस कंट्री की आप देखो कि लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, उस कंट्री में कंपटीशन कितना है, परचेजिंग पावर कितनी है, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करोगे आप। ठीक है, सिक्स होता है प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन, कि आप कस्टमर्स तक अपने ब्रांड को पहुंचाओगे कैसे, क्या क्या चैनल्स आप यूज़ करोगे, क्या क्या मैसेजिंग टेक्निक्स आप यूज़ करोगे, एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप, वो सारी चीज़ें आती हैं इसमें। सेवन्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, कि आप फिजिकली गुड्स को कैसे लेके जाओगे एंड कस्टमर्स तक, कि किन किन स्टोर्स पे आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी, इजीली एक्सेसिबल है कि नहीं है वो प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर वो इजीली एक्सेसिबल है तो कस्टमर्स इजीली उसको ख़रीद पाएंगे। अगर नहीं है इजीली एक्सेसिबल, अगर मान लो मैं एक टीवी पे किसी बिस्किट का ऐड देखता हूँ, मैं पास वाली दुकान पे जाता हूँ, भाई बिस्किट है ही नहीं वो अवेलेबल, तो वहाँ पे अच्छा नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी उस कंपनी का, कि वो एडवर्टाइजमेंट में तो बहुत अच्छा खर्च कर रही है, टीवी पे एड्स तो दे रही है, लेकिन दुकानों पे अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे ही ग्लोबल स्केल पे सोचो। ठीक है, यूएस के कस्टमर्स अगर कुछ ऐड देख रहे हैं कहीं पे भी, तो वो ख़रीदने की कोशिश करेंगे और वो देखेंगे कि कहाँ पे अवेलेबल है वो प्रोडक्ट, तो मेक श्योर करो कि ईजिली वो अवेलेबल हो। एट्थ होता है लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन। आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके जो लोकल लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जिस भी कंट्री में आप मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हो वहाँ के हिसाब से आप अपने एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स बनाओ। डेटा प्राइवेसी एंड रेगुलेशंस होते हैं, मतलब इन जनरल लैंग्वेज आप बोल सकता हूँ मैं कि पतंजलि जो है इंडिया में बहुत ऐसे एडवर्टाइजिंग करती है जो कि बाद में प्रूव हुआ कि वो ऐसे रॉन्ग एडवर्टाइजिंग कर रही थी। यही आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप किसी और कंट्री में अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो आप फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं कर रहे हो कस्टमर्स के साथ, जो भी आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उनको खुल के सामने रख रहे हो। ठीक है, और लास्ट होता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। अब आप मेक श्योर करोगे कि जो भी आपकी ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सही चल रही है कि नहीं चल रही है। आप फीडबैक के बेसिस पे अपने आप को जो भी है इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, और अगर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारा डेटा यूज़ होता है यहाँ पे बेसिकली, कि आपको जो मार्केटिंग कैंपेन है कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको पता ही है कमेंट सेक्शन कहाँ पे होता है, तो प्लीज़ जाके लिख देना। और कुछ ऐसा टॉपिक था नहीं है, बस इसमें ऐसे कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा थे, तो कहीं पे आप लिख लोगे ना कीवर्ड्स, एक बार आपने लिख भी लिया ना रजिस्टर में, तो आपको दिमाग में छप जाएगा आपके। ठीक है, कि आप मार्केटिंग मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ग्लोबल स्केल पे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब करते हुए जाना चैनल को। सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ आपका नहीं जाएगा यार, प्लीज़ सब्सक्राइब मारो यार, चिल करो। ठीक है, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।